नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in the city of भोपाल. आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जिसके बारे में केवल वही महिलाएं इंटरेस्टेड होती हैं और जानती हैं जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रही हैं. कई दफ़े उनके डॉक्टर्स ये कहते हैं कि IVF करवाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाई. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि थिन एंडोमेट्रियम था, उनका एंडोमेट्रियम थिन था. एंड दे गेट बैफिल्ड कि ये थिन एंडोमेट्रियम क्या है, क्यों है और मैं क्या उसके लिए कर सकती हूँ. तो लेट अस नो फर्स्ट कि थिन एंडोमेट्रियम है क्या चीज़. नॉर्मल साइकिल्स में जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग जो एंडोमेट्रियम होती है वो उसका जो अंदर बाहर का जो हिस्सा है जो यूट्रस कैविटी की तरफ होता है वो सारा हाफ ऑफ इट गेट्स शेड एंड वो ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है. जो अंदर का जो हिस्सा जो यूट्रस से जुड़ा होता है वही बचे रहता है और इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स उसकी थिकनेस इज जस्ट 3 mm. धीरे धीरे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में वो जो ओवरीज हार्मोन्स बनाती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, उनके इन्फ्लुएंस में वो ग्रो करने लगती है. और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब एग फॉर्मेशन होता है अराउंड 14th डे, उस समय उसकी जो थिकनेस है वो यूजुअली 8 to 10 mm हो जाती है और उसकी कुछ खास एक क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं पियर शेपेड ट्रिपल लाइन या ट्राइलेमिनर जिसको बोलते हैं, वो है. मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ, इसमें आपको शायद समझ में आएगा. ये एक अल्ट्रासाउंड है, इसमें देख रहे हैं अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इसकी क्या कैसे दिख रही है. ये 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, 1 2 3. दिस इज द ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम एंड इट्स अराउंड 8 to 10 mm. ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम है. पर अगर ये एंडोमेट्रियम 7 mm से कम हो तो उसको हम थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं और ऐसे एंडोमेट्रियम में फिर कंसेप्शन होने का चांस कम होता है. एंडोमेट्रियम समझ लीजिए आप एक बगीचे की मिट्टी जैसी है. अगर बीज कितना भी अच्छा हो और मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं है, उसमें खनिज लवण नहीं है, उसमें पानी सोखने की कैपेसिटी नहीं है, तो बीज प्रस्फुटित नहीं हो पाता. बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम है कि अगर अच्छा भी एम्ब्रियो बन गया है, आपने अंदर डाल भी दिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि जो उसका बेड है, एंडोमेट्रियल बेड है, वही रिसेप्टिव नहीं है, ठीक नहीं बना है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. और IVF प्रेगनेंसी में फेलियर्स का एक ये बहुत बड़ा कारण रहता है. अब हम जानेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम क्यों हो जाती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं. पहले तो ये सिम्टम्स ज़्यादातर केसेस में तो एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम होते ही नहीं है. जब पेशेंट्स अपनी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उन तभी समझ में आता है कि ये इनको थिन एंडोमेट्रियम है. पर कुछ केसेस में इवन बिफोर दैट, जैसे उनको पीरियड्स बहुत स्कैंटी होते हैं, कम पीरियड आते हैं या उसमें बहुत पेनफुल होते हैं या इरेगुलरिटी रहती है पीरियड्स में, दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ थिन एंडोमेट्रियम ऑल्सो. अब हम ये जानेंगे कि क्यों होती है, क्या वजह, कारण क्या है जिससे कि एंडोमेट्रियम थिन होती है. एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ओवरीज हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता उनका. जब अच्छा प्रोडक्शन नहीं है तो वो जो एंडोमेट्रियम है उसको उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं रहता है. उसी तरह से दूसरा बड़ा कारण है कि जो यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो अच्छा नहीं. उसके क्या कारण हैं? उसके भी कई कारण हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल अगर डेफिशिएंसीज हैं, किसी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, मैल न्यूट्रिशन वाली पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई हमेशा कम रहेगी. या अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि छोटा मोटा कोई ट्यूमर है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर पॉलिप्स हैं, सबम्यूकस पॉलिप्स हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या कभी ट्रॉमा हो गया पहले किसी टाइम पे एंडोमेट्रियम में किसी वजह से, तो ये सब चीज़ें हैं वो एंडोमेट्रियम को ब्लड फ्लो को रोकती हैं और ये कम हो जाते हैं. और भी बहुत से कारण हैं, जैसे क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है, पहले से इन्फेक्शन चला आ रहा है जिसकी वजह से वो अंदर एक एंडोमेट्राइटिस जैसी हो जाती है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, उसकी वजह से नहीं होता.
कोई कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहती हैं, जैसे 3 साल 5 साल उनको लेती रहीं। उसके बाद जब वो कंसीव करने की कोशिश करती हैं तो उनकी एंडोमेट्रियम थिन रहती है, तो कंसेप्शन नहीं हो पाता। कुछ महिलाओं में पहले कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डीएनसी हो गया, या अंदर कॉपर टी बहुत टाइम तक पड़ी रही, जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम जो है चिपक जाती है आपस में, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं रहती। एक बहुत बड़ा कारण हमारे सिनेरियो में है, वो है एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस। यूट्रस, ट्यूब्स, यूट्रस और एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है, उसको अगर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन से वो इन्फेस्टेड है तो उसकी थिकनेस हमेशा कम होती है और कंसेप्शन होने का चांस नहीं रहता। और भी कारण हैं, जैसे कि जिन दवाइयों को हम यूज़ करते हैं ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए, जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट है, उसकी वजह से ही आईवीएफ साइकिल दे रहे हैं या और भी वैसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए हमने वो यूज़ किया तो उसके इफेक्ट से ही एंडोमेट्रियम कम हो जाती है। ओव्यूलेशन तो हो गया, अंडा तो बन गया, रप्चर भी हो गया, लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है। पहले कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कैंसर वगैरह की वजह से कोई रेडियोथेरेपी कभी हुई हो, कोई कीमोथेरेपी हुई हो, किसी भी वजह से उससे भी एंडोमेट्रियम जो है डैमेज हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे एंडोमेट्रियम डैमेज होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी कारण स्पष्ट समझ में नहीं आता, पर एंडोमेट्रियम इज थिन एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू दी हॉर्मोन्स। इनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो या तो अल्ट्रासाउंड से करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, और अल्ट्रासाउंड में भी कुछ और भी स्पेशल है जिसमें कि ब्लड फ्लो वगैरह देखा जाता है कि डिफरेंट जोन्स में जो है ब्लड कितना जा रहा है, उसके इसकी डायग्नोसिस होती है। और या फिर एक हिस्टीरोस्कोपिक डायग्नोसिस होती है। हिस्टीरोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूट्रस के अंदर डालते हैं, और जो उसकी कैविटी है उसको विजुलाइज करते हैं। एक बाहर मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें सब दिखाई पड़ता है कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो यूट्राइन कैविटी के अंदर का जो है वो सब विजुलाइज होता है, एंड दैट गिव्स अस एन आइडिया कि ये क्या है। तो इस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। अब यह है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर है थिन एंडोमेट्रियम तो अब क्या किया? इसके लिए सबसे जो कॉमन चीज़ है वो यूज़ किया जाता है कि प्रिज्यूमिंग कि इनके हार्मोन्स में थोड़ी कमी है, और टेस्ट करने से भी पता चलता है, तो कुछ ओरल ईस्ट्रोजन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही पीरियड्स का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद ईस्ट्रोजन देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाती है, और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो थिकनेस हमें प्रॉपर मिल जाती है। कभी कभी ये ओरल नहीं काम करता है या पेशेंट इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में वजाइनल क्रीम्स या स्किन पैचेस वगैरह ये भी यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो हिस्टीरोस्कोप है उसी के थ्रू, जिससे डायग्नोसिस होती है, उसी के थ्रू जो अंदर के एडिशंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको एक जैसे ब्रेक कर देते हैं, और उनको अलग अलग करने से फिर वो जो भी अंदर चिपक गया है उसको काट के एक कैविटी को, नई तरह की कैविटी को तैयार करके, एंड देन उससे हमें एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाती है। और भी बहुत से तरीके हैं जिसको हम कहते हैं कि एक एंडोमेट्रियल एक स्क्रैचिंग बोलते हैं उसको। जैसे अंदर से हमने देखा कि बहुत ही पेल टाइप की एंडोमेट्रियम है, बड़ी जैसे चिकनी तरह की, तो उसको थोड़ा सा एक खुरच सा देते हैं अंदर से। उसको खुरचने से उसमें एक स्टिमुलेशन जैसा हो जाता है, जिससे कि वो ग्रो करने लगते हैं। एंडोमेट्रियल फ्लो, जो यूट्राइन फ्लो है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है सिटिंग जॉब की वजह से, तो उस सिडेंट्री लाइफस्टाइल से को दूर करना है। ना सिर्फ यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है, सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज किया और बाकी टाइम आप बैठे रहे, इवन दैट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू गेट अप एवरी से 1 to 2 आवर्स। थोड़ा सा आपका मूवमेंट होना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, सर्कुलेशन बॉडी में बना रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये है। और तरीके क्या हैं? जैसे तरीके हैं कि आपका गुड न्यूट्रिशियस डाइट। जो एंडोमेट्रियम है, इट्स अ वेरी एक्टिव ऑर्गन इन द बॉडी। ये इसमें बराबर चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंज इज नॉट ए पैसिव चीज़ की पड़ा है तो पड़ा हुआ है। इसमें एक्टिव चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। एवरी
1 month it is shed, again it is formed and then it's shed. तो बड़े एक्टिव चेंजेस, कोई भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो बॉडी के होते हैं उनका ब्लड फ्लो और उनका न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए गुड न्यूट्रिशियस डाइट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, गुड एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा हम लोग और भी कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियम को ग्रो कर सके. ये दवाइयाँ हैं जैसे कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स हैं, या फिर पेंटॉक्सीफाइलिन करके मेडिसिन होती है उसको देते हैं, या बहुत से जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनको देते हैं. कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे शतावरी वगैरह है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये थोड़ा ग्रो कर जाए. और भी दवाइयाँ हैं जैसे कि लो डोज एस्पिरिन है, इनको देते हैं. जहाँ पे एंडोमेट्राइटिस होता है वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं. तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इनका ग्रोथ स्टिमुलेट होता है, इनकी फ्लो स्टिमुलेट होता है एंडोमेट्रियल, एंड मोस्ट केसेस में हम इसमें अच्छे रिजल्ट्स पा पाते हैं. कुछ केसेस में ये सब चीज़ें नहीं काम कर पाती हैं तो उनके लिए फिर कुछ ज़्यादा जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनका यूज़ होता है. जैसे एक PRP करके एक नई टेक्निक है जिसमें कि पेशेंट का ही ब्लड लेके उसके जो प्लेटलेट्स हैं उनको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP इसको सेपरेट करके और उसको यूट्राइन कैविटी के अंदर इंस्टिल कर देते हैं 48 आवर्स बिफोर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. तो उन 48 आवर्स में उस PRP से वो जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छी ग्रो कर जाती है. जब अच्छी ग्रो करती है तो उसका रिसेप्शन जो है वो अच्छा होता है और कंसेप्शन में चांस अच्छा रहता है. और भी इसी तरह की चीज़ें हैं जैसे ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, वो भी उसका इस्तेमाल होता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा डैमेज जब एंडोमेट्रियम हो जाती है तो उसमें एक स्टेम सेल थेरेपी भी यूज़ की जाती है, लेकिन ये अभी हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है और उसका ऐसा नहीं है कि आप यू कैन आस्क फॉर इट कि अभी हमें कर दीजिए क्योंकि हमारी एंडोमेट्रियम ख़त्म हो गई है. अगर कुछ भी काम नहीं करता एंडोमेट्रियम में तो फिर हमें ऐसे केसेस में फिर हमें सरोगेसी के लिए ही जाना पड़ता है क्योंकि और कोई मेथड काम नहीं कर रहा है. एंडोमेट्रियम इज़ नॉट रिसेप्टिव, सो यू हैव टू जो भी एम्ब्रियो है उसको एक सरोगेट मदर के यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है. ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनकी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है. और अगर आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जिसको कि ये इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको आप रिकमेंड करें, देखें और इसको लाइक करें. अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते मिलूँगी आपसे. थैंक यू.